हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है एमएस टेट का पेपर जो है अपना हो चुका है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो पीईबी का जो पैटर्न है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। सो आज हम लोग यहाँ पर 20 फरवरी 2019 का 9:30 बजे की शिफ्ट का जो फर्स्ट पेपर था उसके सारे क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, चाहे न्यू वैकेंसी से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम डेट में कोई चेंजेस हो, तो वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ को बाय करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर से आप फ्री टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ्री टेस्ट आप ज़रूर से लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये पेपर आपको ऐप पर मिल जाएगा, ऐप पर जाकर आप लगा सकते हैं। हम लोग 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आपको पता है ये पहले जो पेपर हुआ है उसमें 60 नंबर का साइंस पूछा जाता था, तो आज हम लोग यहाँ पर 60 नंबर का कवर करेंगे। और अभी एट प्रेजेंट जो आपका अपडेटेड सिलेबस आया है जिसमें आपसे 120 नंबर का साइंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी इस पेपर के 60 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही करके हम लोग सारे ही पेपर को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए प्रारूप मात्र समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के ग्राम अणुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 तत्व x, y और z की आपको बताना है। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, ये क्वेश्चन एक बार हम लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री के सेशन में कर चुके हैं। केमिस्ट्री की क्लासेस, फिजिक्स की क्लासेस, बायो की क्लासेस आपकी हो चुकी है। उसमें जितने भी क्वेश्चन जैसे फिजिक्स के थे तो फिजिक्स वाले सेशन में कंप्लीट कर लिए। केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन अभी केमिस्ट्री के सेशन में ही हुआ था, तो आपका एक रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो एक बार इसको ट्राई करिए कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको इक्वेशन याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे Fe2O3CO दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ वो वाली इक्वेशन बन रही है जो हमने आयरन वाली करी थी, राइट। तो आप चाहें तो अगर वैसे डायरेक्टली आपको याद है कि CO की क्या पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। या फिर आप इसको 1 बाय 1 करके इक्वेशन के थ्रू जो है ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम लोग ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर लगते हैं। Fe2O3 लिखा हुआ है। CO के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 3 होगी, 2 होगी या 4 होगी। सेम एज इट इज़ y के लिए 2 और 3 हो सकती है, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, चारों ऑप्शन में। और z के लिए 1, 3, 2 एंड 4 में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो देखो, जब भी इक्वेशन को बैलेंस करने की बात करी जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप ऑप्शंस को प्रेफर कर लें। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या चीज़ें निकालनी है, सबसे पहले तो आप उनको देखें। एक्स आप ये कंसीडर करके चलो कि ये क्वेश्चन आप बैठे हुए हो एग्जाम हॉल में और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। एक्स सी हो प्लस कॉपी पेन लेकर बैठना, कोई भी चीज़ न्यू लगती है तो नोट डाउन ज़रूर से कर लेना। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है और जेड की वैल्यू निकालनी है। करना तो यही है हम लोगों को। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर Fe2 जो है, मतलब Fe जो है सिर्फ 1 टाइम है, मतलब इस बार इस साइड भी राइट हैंड साइड भी कितनी बार होना चाहिए, 1 टाइम होना चाहिए। तो मेरे y की वैल्यू मुझे ही पता चल गया कि यहाँ पर इसके 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी इसके कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो मैं ये तो फिक्स कर सकती हूँ कि y की वैल्यू या तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखी है या फिर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखी है। मतलब y की वैल्यू जो है 2 ही होगी, ये तो डेफिनेट है, ये तो फिक्स है ना, क्योंकि Fe जो है सिर्फ इधर एक बार है और इधर भी एक बार है। मतलब इधर कहीं प्लस में तो लिखा नहीं, तो ताकि मुझे टोटल सम करना पड़े। ठीक है, तो Fe की वैल्यू तो 2 है, ये फिक्स हो गया। कैसे हुआ आपको पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको x और z की वैल्यू को ही देखना है। या तो x की वैल्यू 1 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है, और z की वैल्यू भी या तो 1 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू को यहाँ पर 1 रखा, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन लग रही है। Fe2O3 CO कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने हैं, एक अणु है। ठीक है, तो यहाँ पर Fe के कितने हो गए, 2 हो गए, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, Fe वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। Fe2 लेफ्ट हैंड साइड पर भी है, Fe राइट हैंड साइड पर भी है। अब O3 के कितने हैं, ऑक्सीजन के 3। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3, तो ये हो गए ये वाले। और ऑक्सीजन के यहाँ पर हमने क्या वैल्यू रखी थी, x की 1 रखी थी। मतलब ऑक्सीजन के 3 + 1, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए, 4 हो गए।
अब राइट हैंड साइड में भी कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। Z की वैल्यू अगर मैं 1 रखी ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने अणु आ रहे हैं, केवल 2 आ रहे हैं। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है क्या, नहीं है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर लें। एक करेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 एंड 4 ऑलरेडी रॉन्ग है ही सही, वो हमने पता कर लिया। ठीक है, तो आप चाहे तो ऑप्शन नंबर 2 में भी वैल्यू रख कर देख लें, Fe2O3। ठीक है, ये एज इट इज़। एक्स की वैल्यू क्या रखने वाले हो, इस बार 3 रखने वाले हो। वाई की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे। जेड की वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे। ठीक है, तो अब डायरेक्टली आप चाहें तो कैलकुलेट ही कर लो, लिखो मत, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, है ना। कार्बन के कितने हैं, कार्बन के कितने परमाणु इधर हैं, 3 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 हैं, और 3 ये रहे। 3 तो ये हमने जो बनाए इक्वेशन से, और 3 ऑलरेडी पहले से हैं। तो टोटल ऑक्सीजन के 6 हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, और कार्बन के कितने हो गए, 3 हो गए। अब मुझे सेम वैल्यू इधर भी चाहिए, है ना, राइट हैंड साइड पर भी चाहिए। Fe के तो 2 हैं ही सही, कार्बन के 3 इधर हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 × 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 दूना 6। इधर भी बराबर हो गए, इधर भी बराबर हो गए। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी। आप ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 रख कर भी देखेंगे तो वो बैलेंस होगी नहीं, तो वो वैसे ही आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है। आप केमिस्ट्री में पूछा गया, ईवीएस में पूछा गया, ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन, एसएससी हमेशा पूछता है। ठीक है, थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर इज फाउंड इन। ब्लबर नाम की वसा की जो मोटी परत होती है वो किन में पाई जाती है, वेल में, ध्रुवी भालू में, कैमल में, या फिर शार्क के अंदर पाई जाती है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, वेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आप चाहें तो इसका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले करेक्ट आंसर पर टिक कर देते, वेल के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, अब वेल के अंदर कैसे पाई जाती है इसको ज़रा सा देख लीजिए, है ना। ये वेल का पूरा डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ये वेल है, और ये ब्लबर नामक वसा की मोटी परत होती है। ठीक है, जो इस तरीके से स्किन के अंदर पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, ब्लबर त्वचा के नीचे, है ना, ब्लबर त्वचा के नीचे पाया जाने वाला संवहनी उत्तक जो है, इसकी एक मोटी परत है। ठीक है, वसा की एक मोटी परत होती है। लिपिड समृद्ध कोलेजन फाइबर युक्त ब्लबर में हाइपोडर्मिस शामिल है। हमने स्किन के प्रकार पढ़े, स्किन में कितनी लेयर्स होती है इसके बारे में पढ़ा है, तो हाइपोडर्मिस है। ठीक है, और उपांगों के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे शरीर को ये कवर करती है, जो अत्यधिक संगठित होती है। पंखे के आकार के टेंडन और स्नायु बंधन के नेटवर्क के द्वारा मांसपेशियों और कंकाल से ये दृढ़ता से जुड़ी रहती है। ठीक है, बेसिकली ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ब्लबर जो है एक थिक लेयर है ना। संवहनी वसा जो होता है, टिश्यूज़ होते हैं, इसकी थिक लेयर होती है। लिपिड समृद्ध होती है, लिपिड इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, पूरे शरीर में ऑलमोस्ट पूरी बॉडी को ये कवर करके रखता है, जैसे कि आपने इस डायग्राम के अंदर देखा, है ना। ये पूरी बॉडी को, मतलब आप देख सकते हैं पूरी बॉडी को, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी से ये बहुत मजबूत तरीके से यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको पता हो तो एसएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आपको जब भी बोला जाता है कि आपके सिलेबस में साइंस है, तो जहाँ जहाँ भी जिस भी पेपर में साइंस पूछी जाती है सब आपको कवर करना है। जैसे कि एसएससी के पेपर में साइंस के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो हर टाइप के साइंस के क्वेश्चन कर लो। जैसे कि एसएससी का क्वेश्चन है, ब्लबर क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने थे। रबर के पौधे का दूधिया स्राव जो होता है ना, वो है। मोटी वसा की एक परत होती है। कुछ जलीय जीवों के द्वारा कीड़ों को फंसाने के लिए एक प्रकार का उपकरण प्रयोग किया जाता है। चावल के पौधे का कवक संक्रमण किया जाता है। तो बेसिकली ब्लबर क्या होता है, मोटी वसा की एक परत होती है। ठीक है, क्वेश्चन वही था, ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट यहाँ पर कर दिए थे, है ना। किसके अंदर पाई जाती है, वेल में पाई जाती है, जो समुद्री जीव है। मोस्टली आपको समुद्री जीवों के अंदर ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। यदि ध्वनि तरंग एक माध्यम से प्रसारित होती है तो उसको क्या कहा जाता है। What happen when a sound wave is propagated through a medium। अब यहाँ पर हम लोग एक पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, ध्वनि का। ध्वनि क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या स्पीड होती है, हर एक चीज़ को कवर कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ आपकी न्यू आपको लग रही हो, नोट डाउन ज़रूर से करिएगा। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ध्वनि जो है एक माध्यम से प्रसारित की जाती है। व्हेन अ साउंड वेव इज प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम, किसी भी मीडियम में, क्योंकि 2 चीज़ें होती है, आप पानी हवा किसी से भी ध्वनि को गुजारो और एक निर्वात से गुजारो। ठीक है, तो किसी भी मीडियम से, यानी पानी में से गुजार रहे हैं, हवा में से गुजार रहे हैं, ग्लास कांच के अंदर से गुजार रहे हैं, किसी भी माध्यम से गुजार रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहला ऑप्शन, माध्यम के कण तरंग के, यस ऑप्शन विजिबल होंगे आई थिंक। माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब माध्यम के जो भी कण हैं, जैसे जैसे हमारी वेव्स जा रही है,
ठीक है, उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पर चले जाएंगे। माध्यम के कण जो है विश्राम अवस्था में रहेंगे। माध्यम के कण उसकी माध्य स्थिति के समीप, मतलब जैसे तरंग जारी है तो उसके समीप इधर उधर गतिशील रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, माध्यम के कण भी प्रसारित होंगे, किसके साथ साथ, वेव के साथ साथ। तो क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि माध्यम के जो कण हैं उसकी माध्य स्थिति के समीप, है ना, क्या करेंगे, यहाँ पर इधर उधर गतिशील रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मेक टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, जो भी उसके मीन पोजीशन है उसके आसपास या उसके अराउंड जो है गतिशील रहेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ध्वनि टॉपिक को। ठीक है, ध्वनि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है अपने आप में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, निर्वात में पॉसिबल नहीं है। प्रकाश जा सकता है लेकिन ध्वनि नहीं जा सकती है। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडल वेव के रूप में चलती है, जबकि ठोस में ये ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। ठोस में ध्वनि कैसे गति करेगी, तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। अभी तरंगे भी देख लेंगे, सारी वेव्स भी देखेंगे। ठीक है, और द्रव, गैस और मैं प्लाज्मा की बात कर रही हूँ तो इसमें अनुदैर्घ्य वे में चलती है। जिस माध्यम में ध्वनि में संचरण होता है, यदि उसके कण ध्वनि की दिशा में ही कंपन करते हैं, है ना, जैसे ध्वनि की दिशा में ही सारे कण कंपन कर रहे हैं तो उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाएगा। जब माध्यम के कणों का कंपन ध्वनि की गति की दिशा के लंबवत होता है तो उसको क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक तो समान दिशा में और एक उसके लंबवत गति करना। ठीक है, सामान्य ताप व दाब पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत से वायुयान इससे भी तेज गति से चलते हैं, जिसको सुपरसोनिक विमान यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को ही यहाँ पर सुन सकता है। अब बहुत से अन्य जंतु भी जो है इससे अधिक ध्वनि को यहाँ पर सुन सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सके, जस्ट लाइक चमगादड़ वगैरह हो गए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का परावर्तन और अपवर्तन होता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यहाँ पर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, क्लियर है। किसी भी तरंग जैसे ध्वनि के वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, वो इस फॉर्मूला के थ्रू पता चल जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू v/f, जहाँ पर v क्या है, तरंग का वेग है, और f क्या है, उसकी आवृत्ति है। ठीक है, और ये लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या हो गया, तरंग का वेग डिवाइड बाय उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसकी आवृत्ति कितनी है। ठीक है, तो ध्वनि से रिलेटेड अगर कोई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही चीज़ पूछ लेगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि ध्वनि का बिल्कुल बेसिक सी जानकारी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। माइक्रोफोन क्या करता है, लाउड स्पीकर क्या करता है, मनुष्य कितनी ध्वनि को सुन सकता है, वायु में ध्वनि का वेग कितना है, वायुयान जो है जिनकी स्पीड से भी ज़्यादा होती है उनको क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने हैं। इंफ्रासोनिक क्या होता है, अपश्रव्य तरंगे क्या होती है। अपश्रव्य यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि है जिनको मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है, श्रव्य सोनिक क्या होती है, 20 से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का होता है ना, जो सामान्य मानव यहाँ पर सुन सकता है। पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक क्या होती है, 20 से 1.6 गीगाहर्ट्ज तक ये जाती है, जिसको मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है, हाइपरसोनिक होती है 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि किसी माध्यम में केवल आंशिक रूप से ही प्रोपोगेट होती है, आंशिक रूप से ही संचरित होती है, जिसको हाइपरसोनिक हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। चलिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये बहुत बुक्स वगैरह में आपको ध्वनि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो यूजुअली नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसको आप अगर चाहें तो नोट डाउन कर लें। ठीक है, मानव एवं अन्य जंतु ध्वनि को कैसे सुनते हैं, और इसका अगर आप चाहिए तो PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, नीला कलर जो है 1 बाय 1 करके देख रहे हैं, ये ध्वनि का स्टिमुलस है और उस पर जो रिस्पोंड आता है वो चीज़ है। जैसे कि फर्स्ट वाला देखिए, नीला कलर जो है, ब्लू कलर जो है, ये ध्वनि की तरंग है। ठीक है, ध्वनि की तरंग इस प्रकार से आती है, मतलब इसका सिंबल भी आपने देखा होगा ना, कहीं पर भी ध्वनि का दिखाना हो, लाउड स्पीकर वगैरह का दिखाना हो तो ऐसा ही इंडिकेटर रहता है। जैसे कि आपके लैपटॉप कंप्यूटर में भी वॉल्यूम बढ़ाने का जो साइन होता है उस पर भी सेम चीज़ बनी रहती है। ऐसे करके आपका एक लाउड स्पीकर टाइप ऐसा कोई स्पीकर बना रहेगा और उसके आगे ऐसे बने हुए रहते हैं 3। ठीक है, तो ये ध्वनि से रिलेटेड है कि ये ध्वनि की तरंग आ रही है। लाल कलर आपको किस बारे में बता रहा है, कान का पर्दा है।
ठीक है। लाल कलर जो है आपके कान का पर्दा है और आपके कान में किस तरीके से ध्वनि जाती है वो ऐसे जाती है। ठीक है। जो येलो कलर है वो दिखा रहा है कान का वह मैकेनिज्म जो ध्वनि को संकेतों में बदलता है, मतलब आपके कान में ध्वनि जा रही है, ठीक है, तो वो संकेतों में कैसे परिवर्तित हो रही है ये येलो कलर दिखा रहा है। तो फर्स्ट वाला जस्ट एक सिंबल हो गया ध्वनि का। ठीक है। दूसरा हो गया कि आपके कान के पर्दे के पास ध्वनि कैसे जाती है। तीसरा देखिए हरा जो है श्रवण तंत्रिकाएं होती है जो ध्वनि को सुनती है। ठीक है। हरा कलर जो है श्रवण तंत्रिकाओं के बारे में बता रहा है। जो यहाँ पर पर्पल कलर आपको दिखाई दे रहा है, जो वेव आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये ध्वनि संकेत का आवृत्ति स्पेक्ट्रम है कि ध्वनि का जो है पिच अप डाउन हो रहा है। तो ये इस तरीके से इसका अगर हम लोगों को स्पेक्ट्रम बनाने को बोला जाए, है ना, तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नारंगी कलर जो है, ऑरेंज कलर जो है, तंत्रिका में किस तरीके से मैसेज गया उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आपसे एग्जाम में कोई भी साइन बनाकर पूछ ले कि ये किस चीज़ को इंगित कर रहा है, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, हर एक पॉइंट आपका क्लियर है। आप चाहें तो एक बार और इसको देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। किस तरीके से ध्वनि सुनाई देती है। नीला कलर जस्ट ध्वनि तरंग है, और रेड कलर जो है जस्ट हमारे कान का पर्दा और उसमें ध्वनि किस तरीके से जा रही है। हरा हमारी श्रवण तंत्रिका किस तरीके से ध्वनि को सुनती है, और पर्पल कलर जो है स्पेक्ट्रम है ध्वनि का और किस तरीके से तंत्रिका में मैसेज गया है ध्वनि का, वो आपको ऑरेंज कलर में डिफाइन किया गया है। ठीक है। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए ध्वनि से रिलेटेड, किस मटेरियल में ध्वनि की स्पीड कितनी होती है। जैसे रबर है, अगर रबर के अंदर ध्वनि आप प्रसारित करेंगे 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएगी। हवा जो कि जिसका टेम्परेचर 40 है 355 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी। एयर एट 20 डिग्री पर जो है 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगी। अगर मैं लीड की बात करूँ 1210 की स्पीड से जाएगी। गोल्ड में 3240 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ग्लास जो है, कांच जो है, उसके अंदर 4540 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ध्वनि जो है गति करती है। कॉपर के अंदर 4600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ध्वनि गति करती है। और एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा 6320 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ध्वनि यहाँ पर गति करती है। ठीक है। तो ये ध्वनि के सारे पॉइंट्स जो है कवर हो गए हैं। आपसे ध्वनि के बारे में क्या पूछा था कि ध्वनि किस प्रकार से मीडियम में गति करती है, तो माध्यम के कण उसके माध्य स्थिति के समीप इधर उधर गतिशील रहते हैं। जस्ट लाइक वी कैन कंसीडर, हम लोग ऐसा कुछ कंसीडर कर सकते हैं। मान लो ये कोई ऐसा हो गया, ठीक है, ये ऐसे समझ लो, और ध्वनि कुछ इस प्रकार से गति कर रही है, उसका पिच फ्रीक्वेंसी अप डाउन यहाँ पर हो सकता है, तो उसके आसपास गतिशील रहते हैं। ठीक है। ध्वनि की विशेषताएं आपने देख ली, स्पीड आपने देख ली, क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब संवर्धन प्रणालियों के लिए चयनित की गई सामान्य मछलियाँ यहाँ पर कौन सी हो सकती है। मतलब तालाब संवर्धन, मतलब हम चाहते हैं कि मत्स्य संवर्धन आप सभी ने सुना है, मैरीकल्चर आप सभी ने सुना है। ठीक है। तो तालाब में संवर्धन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों का अगर हम लोग उत्पादन करना चाहते हैं तो हम किन मछलियों को सिलेक्ट करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का ही एक टॉपिक, इसीलिए आपको बार बार जब से एग्जाम डेट आई है, इवन इससे पहले से आपको प्रेफर किया जा रहा है कि आप क्या करिए, बजाय टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज जाने के आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ डालिए 6 से 10 तक की। क्योंकि आपने देखा होगा फूड करके, खाद्य संसाधन युक्तियाँ करके एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, उसमें आपको सारी फिश के बारे में बताया हुआ है, उसमें से ही आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। मैं एनसीईआरटी का कुछ स्क्रीनशॉट भी लेकर आई हूँ, वहाँ आपको पूरा दिखाऊंगी। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। शार्क और रे हो सकती है, सार्डिन और मैक्रल हो सकती है। और वर्ग 3 में आपने पढ़ा है, तो वर्ग 3 में भी हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किए थे। म्यूलेट्स, भैटकी और पर्ल स्पोर्ट हो सकती है। कटला, रोहू, मृगल, सामान्य कॉर्प और ग्रास कॉर्प हो सकती है। बेसिकली तालाब संवर्धन मतलब ये जो टेक्नोलॉजी इसमें, या बोल सकते हैं कि जो भी प्रणाली इसके अंदर यूज़ की गई है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर खाने को लेकर, जैसे कि बहुत सारी फ़िश आपने देखा होगा ना, जो छोटी छोटी फ़िश होती है, बड़ी फ़िश उनको खाकर जो है अपना जीवन यापन करती है। जस्ट लाइक वैल हो गई तो वो दूसरी फ़िश को खाएगी, ऐसे करके इनका पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसी फ़िश को तालाब के अंदर रखा जाता है जो बहुत, एक तो सरफेस पर रहती है, जैसे अगर यहाँ पर पानी बह रहा है, ठीक है, इन जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, फिर इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ अगर कोई पानी बह रहा है तो कुछ फ़िश यहाँ पर रहेगी बिल्कुल ऊपर ऊपर, जो हम आँखों से देख सकते हैं। कुछ फ़िश बिल्कुल मिडिल में रहेगी, कुछ फ़िश नीचे रहेगी, और कुछ फ़िश बिल्कुल समुद्र की तली में, ज़मीन जो होती है वहाँ पर रहेगी। तो ये क्या करेगी, सब अपने अपने हिसाब से रहती, कोई किसी को खाएगी नहीं, कोई किसी की जो भोज्य प्रणाली है, जैसे समुद्र में भी उनका होता है, ठीक है, कोई किस कीट को खा रहा है, कौन किसको खा रहा है, ऐसे करके सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कोई किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाएगा और कोई किसी के खाने पीने की व्यवस्था को बिगाड़ेगा नहीं, सबका अपना अपना सिस्टम होगा। तो तालाब संवर्धन प्रणाली के लिए इसको यूज़ किया जाता है, मतलब इन फिश को यूज़ किया जाता है। कटला, रोहू, मृगल, सामान्य कॉर्प और ग्रास कॉर्प। आइए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं।
वन बाय वन करके पूरे पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। समुद्री मत्स्यिकी को समझ लेते हैं। 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपके इस चैप्टर से फिश से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो जाए। भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7,500 किलोमीटर समुद्री तट, ये अपने आप में सीटेट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है ना, जो संसाधन क्षेत्र जहाँ से हम लोगों को फिश वगैरह प्राप्त होती है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ पॉम्फ्रेट है, मैकर्ल है, टूना है, टूना के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, सार्डाइन है तथा बॉम्बे डेक है। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही है पूरा, ठीक है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है ना। बहुत सारे जालों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इस प्रकार से नावों का भी प्रयोग करके। और एक नई टेक्नोलॉजी भी है, सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी के से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मछली उत्पादन को यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में भी संवर्धन किया जाता है, मतलब उनको वहीं पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनको बढ़ाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिश जो है पैदा की जाती है। इनमें प्रमुख है मुलेट, भैटकी तथा पर्ल स्पोर्ट, जिनका बोलते हैं पंख युक्त मछलियाँ, ठीक है। कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा हो सकती है, मसल है, ऑस्टर है, एवं साथ ही समुद्री खरपतवार भी होते हैं। ऑस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे आपने देखा ना बहुत सारी फिश जो है पर्ल यहाँ पर देती है, ठीक है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति जो है संवर्धन के द्वारा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मछली उत्पादन करके की जाती है। इसी को किस नाम से जाना जाता है, मैरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। देखो एक फ़िश का टाइप यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ताज़ा पानी में, क्योंकि मछली आपने ताज़ा पानी में झील वगैरह में देखी और समुद्र में भी होती है, तो है ना। यहाँ पर आपको बताया गया है कि मैक्रोबैकियम जो है रोजेन वर्गी जो कि ताज़ा पानी में आपको दिखेगा, और पीनस मोंडोन जो है जो समुद्र पानी में आपको दिखेगा, ठीक है। ज़्यादा आसान कहाँ होता है, जैसे तालाब और झील में पानी कम होता है बजाय समुद्र के सी के, तो वहाँ से मछलियों को पकड़ना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये आ गया आपका टॉपिक जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, अंतःस्थली मत्स्यिकी। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज़ का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक तालाब में आप क्या करिए, अलग अलग प्रकार की मछलियों को डाल दीजिए या फिर उनका संवर्धन करवा दीजिए, है ना। इनमें से ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिसमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं हो, मतलब कोई किसी का आहार नहीं खाएगी, जस्ट लाइक मेरा भोजन अलग है, किसी और फिश जो है उसका भोजन अलग है, इस प्रकार से इनका सिस्टम चलता है। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली जो हो गई, ये रही, ठीक है, विजिबल है। कटला मछली जो हो गई ये जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है, मतलब आप अगर झील वगैरह में जा रहे हैं, तालाब वगैरह में जा रहे हैं, जो ऊपर आपको मछली तैरती हुई दिखाई दे रही है ना, मोस्ट पॉसिबल केस है कि वो कटला होगी, क्योंकि वो ऊपर सतह पर रहती है ना। तो कटला मछली जो है सतह से अपना भोजन लेती है। रोहू मछली तालाब के मध्य में रहती है, जो सी नंबर पर आपको दिखाई दे रही है, ये रही। रोहू मछली जो है अपना कहाँ से रहती है, तालाब के बीच में रहती है, ठीक है, तालाब के मध्य क्षेत्र से, वहाँ पर जो भी उसको मिलेगा कीट वगैरह है ना, स्मॉल फिशेस वगैरह, वो उससे अपना भोजन ले लेगी, ठीक है। तो रोहू को कटला से कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर रहती है, रोहू मिडिल में रहती है, ठीक है। मृगल तथा कॉमन कॉर्प जो है ई नंबर पर मृगल है ना, और ये कॉमन कॉर्प जो है एफ नंबर पर मृगल तथा कॉमन कॉर्प जो है तालाब की तली से भोजन को प्राप्त करती है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसमेंट जो हम लोग बोलते हैं ना, नीचे ही नीचे रहेगी। ग्रास कॉर्प जो है खरपतवार खाती है, ग्रास कॉर्प जो है वो खरपतवार खाकर जो है डी नंबर पर जो है ये लंबी वाली क्या करती है, दूसरों को नहीं खाती है, खरपतवार को खाकर अपना जीवन यापन कर लेती है। इस प्रकार से ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना किसी प्रतिस्पर्धा के, एक दूसरे को मारे बिना जो है अपना आहार ले लेती है। इससे तालाब से मछली उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि कोई किसी को खा नहीं रहा है, तो आराम से सभी मछली अपने आप आराम से रहेगी, कोई किसी को नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचाएगी। इसको अंतःस्थली मत्स्यिकी यहाँ पर कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था, तालाब संवर्धन के लिए आप किस प्रकार के फिश का प्रयोग करेंगे, है ना। तो कटला का, रोहू का, मृगल का, सामान्य कॉर्प का और ग्रास कॉर्प का प्रयोग यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। तारों की टिमटिमाहट के लिए उत्तरदायी घटना क्या होती है। जो ट्विंकलिंग होती है स्टार, जस्ट लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो है तारे जो टिमटिमाते रहते हैं, उसके पीछे की घटना क्या है। डिस्पर्शन है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो सकता है, या फिर डिस्पर्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो तारों की जो टिमटिमाहट है उसके पीछे का कारण है रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन, सारी चीज़ें बेसिक हमने क्लास 10th में पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं।
देखिए तारों का टिमटिमाना, इसका कारण यह है कि प्रकाश की कुछ किरणें जो है सीधे हम तक पहुंचती है ना। एक तो सीधे जो जस्ट लाइक स्टार आपके सामने है, तो स्टार की जो किरणें हैं वो सीधे एक तो मुझसे पहुंच रही है, मुझ तक पहुंच रही है, और कुछ हमसे दूर हमारी ओर बंकन करती हुई आती है, जस्ट लाइक आभासी स्थिति आप इसको बोल सकते हैं। यह इतनी तेजी से एक टिमटिमाहट सा प्रभाव देकर जाती है, जस्ट लाइक ट्विंकल करते हुए आपको दिखाई देते हैं। आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तारा है, ठीक है, ये किरण का मार्ग है। एक तो डायरेक्टली रे जो है, एक किरण जो है बच्चे की आंखों में आ रही है, और दूसरी क्या हो रही है, जो आभासी स्थिति बन रही है उससे बच्चों की आंखों में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो है बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को तारे जो है टिमटिमाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक की घटना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस बीमारी को हमारे देश से लगभग समाप्त कर दिया गया? ऐसी कौन सी बीमारी? आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो गया। डेंगू को, मलेरिया को, मस्तिष्क शोध को, या फिर पोलियो को? तो पोलियो को हमारे देश से लगभग खत्म कर दिया गया है, ठीक है, कि अब इतने ज़्यादा मतलब 99% केसेस जो है ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा ही है शुरुआती समय से अवेयरनेस लेकर आई गई है पोलियो को लेकर। हर बच्चे, घर घर में जितने भी बच्चे, सबको जो है पोलियो की दवा यहाँ पर पिलाई जाती है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे देशों से लगभग जो है पोलियो की बीमारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, ठीक है। किसी वस्तु की गर्माहट को उसके किसके द्वारा मापा जाता है? अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई पदार्थ कितना हॉट है, कितना गर्म है, तो आप उसके वॉल्यूम से चेक करेंगे, उसके टेम्परेचर से, उसके साइज से, या उसकी डेंसिटी से। डेफिनेटली अगर आपको कोई भी चीज़ चेक करनी है कितनी गर्म है ना, तो आप उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। कैसे चेक किया जा सकता है? उसके टेम्परेचर से यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। एक पेंडुलम के दोलन की आवृत्ति 1 हर्ट्ज है। दोलन की अवधि यहाँ पर क्या हो सकती है? क्या बोला है कि आवृत्ति दे रखी है। आवृत्ति मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज 1 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी हमको, आवृत्ति हमको दे रखी है 1 हर्ट्ज। हमको सिर्फ टाइम पीरियड निकालना है, हमको सिर्फ टी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो हमको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट लाइक प्री में पूछने वाला। इसी का एक एडवांस क्वेश्चन भी आता है जो आपसे मेंस में पूछा जाता है। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन भी करेंगे जो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, और हो सकता है वो प्री में भी पूछ ले, ठीक है। तो वैल्यू को रख दीजिए, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। t इज इक्वल टू 1/1, यानी कि टाइम कितना आ गया, 1 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो 1 सेकेंड रहा आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेंडुलम के दोलन की आवृत्ति 1 हर्ट्ज से, दोलन की अवधि कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड की हो जाएगी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम होता है, या टाइम इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, सी आंसर आ गया। अब आता है मेन पॉइंट आपका। एक क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन अ ऑसिलेशन इज इक्वल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, फॉर्मूला के टर्म्स में आपको बताना है। तो एक रिलेशन और आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, मतलब आप रिलेशन बिठा रहे हैं किसके बीच में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में, टाइम पीरियड के बीच में। क्या वैल्यू होती है इसकी, W इज इक्वल टू, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय टी। टी जो है आपका टाइम वाला ही, आप इसको स्मॉल लिखे, टी कैपिटल लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाय टी हो गया, ठीक है। अभी जो है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक और फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू कितना होता है, 1/t होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू कितना होता है, 1/t होता है। इससे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी है, उसका टाइम से क्या रिलेशन है, तो टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/t होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक तो बेसिक है, ये क्लियर है हमारा, है ना। चलो ये वाली चीज़ ध्यान रहेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है। अब जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था वो कुछ इस तरीके से पूछा गया था, ये एक पेपर का ही क्वेश्चन है, ये अभी एमपीटेक में तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है, टॉपिक तो आपका वही है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा W इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। W की वैल्यू दे रखी है 2 पाई बाय टी होती है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आप इसको क्या करिए, T को चेंज कर दीजिए। F इज इक्वल टू क्या होता है,
1/t यहाँ पर होता है, तो t की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रख लीजिए, t की वैल्यू या फिर कैपिटल T या स्मॉल t कोई दिक्कत नहीं है, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/f हो जाएगी, ठीक है। तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई डिवाइड बाय t है, t की वैल्यू कितनी है 1/f है, तो w की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई, और f को हम लोग इधर लिख लेते हैं, f की वैल्यू निकालनी थी, फ्रिक्वेंसी निकालनी थी, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय w हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है 2 पाई डिवाइड बाय w, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 पाई डिवाइड बाय w, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्रिक्वेंसी निकालने को बोला था हमने, डायरेक्टली यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकाल दी है 2 पाई बाय w करके, ठीक है। इस फॉर्मूला से, किस फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 2 पाई बाय t होती है, तो हमने यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से 5 सेकंड के लिए एक क्षैतिज सतह के समांतर गतिशील है। उस निकाय द्वारा उत्पादित जो त्वरण है वो यहाँ पर कितना होगा। चलिए क्या आंसर हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, या 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर हो सकता है। त्वरण की वैल्यू तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पर लगाइए न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है। मास आपको दे रखा है 10 kg, 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो गतिमान है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब भी कोई पदार्थ या कोई भी वस्तु जो है, कोई भी बॉडी जो है समान वेग से गतिशील होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गतिशील होती है, तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण है वो नेट जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा कि नेट जो त्वरण है ना, टोटल जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। हमने देखा था जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहेगी, जो वस्तु विराम अवस्था में वो विराम अवस्था में रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है समान वेग से गतिशील है, ठीक है, क्षैतिज सतह के समांतर वो गतिशील है, तो उस पर जो उत्पन्न त्वरण है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर वो चल रही होती और उसको रोका होता, अगर वो रुकी हुई है उसको चला रहे होते, तो फिर हम लोग वैल्यूज़ यहाँ पर निकालते जिसका प्रारंभिक वेग होता, अंतिम वेग होता। क्लियर है। ऐसा एक क्वेश्चन और कर लो, है ना, आप चाहें तो इसका ये डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। सिंस द बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जस्ट बिकॉज वो समान वेग से गतिशील है, हैंस चेंज इन वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस है, अंतिम माइनस प्रारंभ वेग हम लोग करते हैं, जो वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 आ गया। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि जो एक्सेलरेशन है, यानी कि जो त्वरण है वो कितना हो गया 0 हो गया। एज वी ऑल नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है ma होता है, मास इंटू त्वरण होता है ना। तो ये अपने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने पढ़ा है। यहाँ पर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फोर्स 0। एक क्वेश्चन और आप ऐसा कर सकते हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 1 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी एक बॉडी है ना, वो यूनिफॉर्म वेग से 1 kg का उसका मास है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गतिशील है, मतलब एक समान वेग से गतिशील है। तो अगेन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी वस्तु जो यदि समान वेग से गतिशील है, उसको ना रोका गया है ना आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, तो उसमें जो त्वरण जो होता है वो कितना होता है 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको पूर्ण करना है। पदार्थ वह है जो क्या करता है, स्थान घेरता है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है लेकिन कोई निश्चित द्रव्यमान नहीं होता है, एक निश्चित द्रव्यमान के साथ एक ठोस रूप में मौजूद होता है, एक निश्चित द्रव्यमान के साथ एक निश्चित आकार का होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि पदार्थ की डेफिनेशन क्या है, पदार्थ अपने आप में स्थान घेरता है ना, और जिसका एक निश्चित क्या होता है द्रव्यमान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। CuSO4 के एक विलयन जिसमें लाल भूरे रंग के ठोस जमा हुआ पदार्थ है, मतलब उसके अंदर एक ऐसा पदार्थ जमा हुआ है लाल भूरे कलर का, ठीक है, और उसको हटाने तथा विलयन को नीले रंग से, क्योंकि अभी वो नीले रंग का है, उसको रंगहीन कलरलेस बनाने के लिए किस सामग्री या किस धातु का प्रयोग किया जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, वो वाली जो है अपनी इक्वेशन CuSO4 वाली, उसको याद करना है, ठीक है। क्या इक्वेशन है, आंसर करिएगा इसको यदि आपको याद है, आप कमेंट करते जाइए, ठीक है, जो भी आपको सही लग रहा है आप कमेंट करते जाएंगे। कौन सी वो चीज़ है ना, जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, नीले रंग का जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पर कलरलेस बना सकती हूँ। कौन होगा, वो जिंक होगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 यहाँ पर बन जाएगा प्लस कॉपर यहाँ पर
अलग हो जाएगा। आपको याद होगा एक दिन हम लोग क्लास में जब हमने केमिस्ट्री की क्लास करी थी तो हमने देखा था कि जो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हुआ है राइट, कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं या जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तत्व होते हैं वो दूसरों की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। अब बात आती है यहाँ पर दो तत्व हैं, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, जिंक और कॉपर के बीच में। ठीक है, लगाइए वो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता की हमने टॉप टू बॉटम जब उस इक्वेशन को क्लियर किया था तो हमने देखा था जिंक और कॉपर में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो जिंक तो अपना काम कर लेगा, कॉपर को क्या कर देगा, वो वहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है तो SO4 के साथ जिंक ने रिएक्ट कर लिया और कॉपर यहाँ पर अपना अलग हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री की सारी क्लासेस आप ज़रूर से अटेंड कर लीजिएगा, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। मतलब व्हेन द जिंक प्लेट इज पुट ऑन अ कॉपर सरफेस सॉल्यूशन, जब हमने जिंक प्लेट को कॉपर सरफेस सॉल्यूशन के साथ जो है, वन सेकेंड, कॉपर सरफेस सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करवाया तो वहाँ पर क्या हुआ, जिंक से जिंक ZnSO4 यहाँ पर बन गया, जिंक का सॉल्यूशन बन गया और कॉपर वहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, तेज धार वाली धातु की पिन आसानी से यस लकड़ी के कार्डबोर्ड के अंदर घुस जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। ठीक है, एक सेकेंड बस, चलिए इसका आंसर करिएगा। शार्प एजेस मेटल पिन विल गो इजीली इनटू द वुडन बोर्ड बिकॉज ऑफ, है ना। आपने देखा है कि कोई भी कील वगैरह होती है, कोई भी कील वगैरह होती है जो बहुत ही शार्प होती है वो आसानी से लकड़ी के गत्ते के अंदर चली जाती है, लेकिन अगर कोई मोटी कील है या किसी नट को या किसी को आप उसके अंदर डाल रहे हैं, नट बोल्ट वगैरह को, तो उसको जाने में दिक्कत आती है। तो शार्प एजेस वाली जो होती है वो आसानी से क्यों चली जाती है, क्या कारण है, क्योंकि संपर्क क्षेत्र कम होने से बल बढ़ जाता है। ठीक है, आप इसका डायग्राम बनाकर भी देख सकते हो, है ना, अगर पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। मान लो ये ऐसी कोई एक कील है ना, ये इसका टॉप हम मान लेते हैं। ठीक है, ये ऐसी कोई कील है जिसका शार्प नोक है। ठीक है, और एक ऐसी कोई कील है, ठीक है, जो ऐसी है, इस टाइप की भी होती है ना, आटे वाली जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये इसका टॉप हो गया। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सी कील जो है अंदर इजीली चली जाएगी, कौन सी वाली जाएगी, जो ज़्यादा शार्प होगी, है ना। मान लो ये लकड़ी के गत्ते में, तो आप बताओ कि कौन सी सबसे पहले अंदर घुस जाएगी, मतलब फिट हो जाएगी उस कार्डबोर्ड के लकड़ी के गत्ते के अंदर, क्योंकि इसका संपर्क क्षेत्र कम होने से ज़्यादा फोर्सली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। संपर्क क्षेत्र होने से बल कम लगेगा। क्या लिखा हुआ है, एज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूसेस द प्रेशर रिड्यूसेस। वर्क क्षेत्र, संपर्क क्षेत्र कम होने से दबाव कम हो जाएगा, या फिर संपर्क क्षेत्र कम होने से दाब यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का। देखो, संपर्क क्षेत्र कम होने से यहाँ पर जो है दाब बढ़ जाएगा, मतलब उतना जितना ज़्यादा यहाँ पर संपर्क क्षेत्र कम है, मतलब आप इसको बहुत इजीली जो है क्या कर सकते हैं, अंदर पुट कर सकते हैं। तो संपर्क क्षेत्र कम होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका दाब यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। वही है, पतली कील अगर है और वो काफ़ी शार्प है तो आप इजीली जो है उसको अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली आप लकड़ी के गत्ते के अंदर उसको डाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, शून्य सुधार के साथ एक स्क्रू गेज में जितनी भी एरर्स वगैरह आती है ना, वो सारे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं खुद से तो ज़रूर से, अगर ऐसा लग रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है तो वीडियो को आप एक बार बीच में ज़रूर से रोक लीजिएगा। शून्य सुधार के साथ एक स्क्रू गेज एक तार के व्यास को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने पर निम्नलिखित रीडिंग देता है। ठीक है, इतना तो पता चल गया, इतनी लाइन में तो इसने सिर्फ यही लिखा है, स्क्रू गेज हमको एक रीडिंग दे रहा है। पिच मापक जो रीडिंग है, पिच की जो रीडिंग है वो कितनी दे रखी है, 0 mm की यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, 0 mm की हमको यहाँ पर दे रखी है। हेड मापक जो रीडिंग है वो 52 खंड, उसमें टोटल 52 ऐसे अलग अलग डिविजन्स हैं। ठीक है, मुख्य मापक जो है 1 mm का मिलीमीटर का मुख्य मापक यहाँ पर हो गया। ठीक है, और हेड मापक के 100 खंडों के ये अनुरूप है। 1 mm किसके इक्वल है, 100 के डिवीजन के इक्वल है। 1 mm इज इक्वल टू 100 डिवीजन, जो पैरामीटर्स हम लोग लेते हैं ना उसके। तो अब हमको क्या करना है, तार का व्यास निकालना है। ठीक है, उपरोक्त सूचना के अनुसार तार का जो व्यास है, डाया जो है वो यहाँ पर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, हम लोग इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए इसका पूरा हम लोग कंसेप्ट समझते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
स्क्रू गेज की बात कर ले थोड़ी सी, स्क्रू गेज में क्या क्या चीज़ें होती है। स्क्रू गेज एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पतले तार या पतली धातु की शीट के व्यास या मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। स्क्रू गेज बेसिकली क्या करता है, मुझे ये कोई भी एक धातु की शीट हो गई है ना, मतलब मुझे इसकी मोटाई को यहाँ पर मापना है कि ये कितना मोटा है, तो मैं स्क्रू गेज को यहाँ पर फिक्स करूँगी और उसके पैरामीटर्स के थ्रू मैं इसकी मोटाई को चेक कर लूँगी। ठीक है, तो बेसिकली स्क्रू गेज का ये काम होता है, पतले तार या पतली धातु की शीट की व्यास या मोटाई को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका जो अल्पतमांक होता है 0.01 mm होता है। ठीक है, तार के व्यास के लिए हम लोग जो फॉर्मूला प्रयोग करते हैं MSR प्लस CSR इंटू LC होता है। ठीक है, अब इसको पूरा पैरामीटर्स आप देख लीजिए। MSR मुख्य स्केल पैमाना है ना, मेन स्केल रीडिंग है या मुख्य पैमाना पाठ्यांक आप बोल सकते हैं। इस फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। CSR क्या होता है, एक वृत्तीय पैमाना पाठ्यांक है, वृत्तीय मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग आप इसको बोल सकते हैं। और LC जो है इसका अल्पतमांक होता है, जो कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है। ठीक है, अब चलिए 1 बाय 1 करके सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। स्क्रू गेज की उस पिच को देखते हुए यहाँ पर हमको दे रखी थी, पिच की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1 mm दे रखी थी। वृत्तीय खाने की संख्या भी हमको दे रखी थी। ठीक है, कितनी दे रखी थी, 100 यहाँ पर दे रखी है, यानी कि n की वैल्यू आपको दे रखी है 100। ठीक है, इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे तो वृत्तीय खाने की संख्या कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, अल्पतमांक निकाल लीजिए। LC इज इक्वल टू P डिवाइड बाय n होता है। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और जो वृत्तीय खाने की संख्या है उसके अंदर कितनी है, 100 है। तो यहाँ पर से LC की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.01 mm निकल कर आ जाएगी। अब मैं इसको क्या करूँ, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ऑप्शन जो है आपके सेंटीमीटर में थे क्या, हाँ सेंटीमीटर में, मतलब सारी चीज़ों को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर mm के अंदर होते तो फिर आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये 0.01 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो एक जो दशमलव है मैं उसको आगे रख देती हूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब MSR जो है हमको दे रखा है, MSR जो है मुख्य वृत्ति जो मुख्य जो पाठ्यांक स्केल रीडिंग आपको दे रखी है वो 0 दे रखी है, और उस पर किसके इक्वल है, 52 खाने। CSR में कितने खाने, 52 खाने। बस इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। MSR प्लस CSR इंटू LC के अंदर पुट कर देंगे। MSR की वैल्यू 0 है, CSR की वैल्यू हमको 52 दे रखी है, इंटू LC की वैल्यू अल्पतमांक का जो हमने निकाला 0.001 यहाँ पर निकाला। बस इसको सॉल्व कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.052 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ गई। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? जो जो वैल्यू दे रखी थी बस हमने उसको यहाँ पर पुट कर दिया। P की वैल्यू कर दी पुट, N की वैल्यू पुट कर दी, LC हम लोगों ने निकाल लिया जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा था। पिच मापक रीडिंग MSR 0 दे रखा था, हमने 0 रख लिया। हेड मापक रीडिंग जो है 52 दे रखी थी, तो हमने इसकी वैल्यू 52 यहाँ पर रख ली। ठीक है, 100 खंडों के ये अनुरूप है, मुख्य मापक का 1 mm जो है 100 के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से वैल्यू निकाल कर इसको पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 1 mm और ये 100 खंडों के इक्वल है, तो 1/100 कर लिया। अल्पतमांक यहाँ पर आ गया, MSR 0 है, CSR आपको 52 दे रखा है, LC आप लोगों ने अभी जस्ट निकाला, तो यहाँ पर जो है तार के व्यास या उसकी मोटाई जो आ गई 0.052 आ गई। चलिए, अच्छा क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री का, अभी परसों के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जब एक तांबे का पात्र लंबे समय तक आर्द्र वातावरण में रहता है तो उस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? आपने 3 चीज़ें पढ़ी, एक तो लोहे पर जंग लगना, दूसरा तांबे के ऊपर जो है हरी परत चढ़ जाना, और चांदी का काला पड़ जाना। 3 इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें से सेकंड नंबर की इक्वेशन आपके सामने है। तांबे का पात्र जब लंबे समय तक जो है आर्द्र वातावरण में रखा गया, मतलब वो नमी से क्रिया कर रहा है ना, नमी मतलब वायुमंडल में जो गैसेस उपस्थित है उनसे वो क्रिया कर रहा है और एक हरा पदार्थ बना रहा है। तो बेसिकली जो हरा पदार्थ है वो क्या है? तो इस इक्वेशन के पास आप आ जाइए। कॉपर, इसकी बात हो रही है, तांबे की बात हो रही है। कॉपर ने नमी से क्रिया करी, मतलब वायुमंडल में जो नमी है मतलब पानी है उससे क्रिया करी। साथ ही वायुमंडल में CO2 है और ऑक्सीजन भी है ना, खुले वातावरण में उसको छोड़ रखा था तांबे के पात्र को, तो इसने यहाँ पर क्या कर लिया, CuOH ट्वाइस बना लिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक है, CuOH ट्वाइस यहाँ पर बना लिया, और साथ ही इसने CuCO3 बना लिया, कॉपर कार्बोनेट बना लिया, जिसकी वजह से उस तांबे के पात्र के ऊपर हरी परत चढ़ गई है, जिसको ग्रीन कोटिंग यहाँ पर बोला जाता है। तो ये बेसिकली किसकी वजह से हुआ है? CuOH ट्वाइस कार्बन हाइड्रोक्साइड की वजह से हुआ है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनेट की वजह से हुआ है। अब ऑप्शंस पर आ जाते हैं, ऑप्शंस पर आ जाइए, है ना। CuOH ट्वाइस प्लस CuCO3 की वजह से हुआ है। ठीक है, इनकी वजह से हुआ है। ये जो हरी परत है इन दोनों की वजह से चढ़ी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने आप में एक बोल सकते हैं चैप्टर ही है। कोलाइट के अनुचित गुणधर्म का चयन करिए, टिंडल इफेक्ट आप पढ़ लोगे, सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ लोगे। चूज द इनकरेक्ट प्रॉपर्टी अबाउट कोलाइट्स, कोलाइट्स को लेकर उसके अनुचित गुणधर्म, कोलाइट्स की जो प्रॉपर्टी है, इन चारों में से एक प्रॉपर्टी इसकी रॉन्ग है, वो रॉन्ग प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करनी है। कोलाइडल के कण तब तक नहीं जमते हैं जब तक कि उन्हें शांत नहीं छोड़ दिया जाता, है ना, यानी कोलाइडल विलयन काफ़ी स्थिर होते हैं। दूसरा, कोलाइडल कण सामान्य आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ओके, नेक्ड आई से आप उनको नहीं देख सकते हैं। कोलाइडी कणों का जो आकार है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर की सीमा में रहते हैं। एक कोलाइडी विलयन जो है प्रकृति में सजातीय होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, अब आपको बताना है गलत चीज़ क्या है, तो सबसे पहले आप आंसर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। डी इज करेक्ट, क्योंकि ये कभी भी सजातीय नहीं होते हैं, ये हेट्रोजीनियस होते हैं, ये विजातीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये अनुचित क्या है, ऑप्शन नंबर डी अनुचित है। बाकी कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन को लेकर सारी ही चीज़ें आपकी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। कोलाइडी के गुण क्या क्या प्रमुख गुण होते हैं, तो सबसे पहले सबसे पहले हम लोग प्रकाशीय गुण की बात करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कोलाइट के, तो टिंडल प्रभाव की बात हम लोग कर रहे हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स टिंडल इफेक्ट होगा, तो टिंडल इफेक्ट भी आपका कवर हो जाएगा और साथ में आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला है, ऐसे हम लोग 6 से 7 पढ़ेंगे। जब किसी कोलाइडी विलयन पर प्रकाश पुंज डाला जाता है तो कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि जब किसी कोलाइडी विलयन पर हम लोग प्रकाश का पुंज डालते हैं तो उस पर क्या होता है, कोलाइडी कण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पर कर देता है, जिससे मार्ग में कोलाइडी कण, जिसके जो भी मार्ग में जो भी कोलाइडी कण आ रहे हैं वो यहाँ पर चमकने लग जाते हैं। सर्वप्रथम फैराडे ने इस चीज़ को प्रदर्शित किया था, टिंडल ने जो है इसका सविस्तार अध्ययन किया, इसीलिए इसको टिंडल इफेक्ट या फिर फैराडे टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल ने इसको सर्च किया था कि प्रकाश जो है, कोलाइडी जितने भी कण होंगे वो यहाँ पर जब भी प्रकाश गुजारा जाएगा तो वो यहाँ पर चमकने लग जाते हैं। ठीक है, इसको टिंडल इफेक्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप बोलना चाहेंगे कि क्या है टिंडल इफेक्ट, क्या है रियल लाइफ में इसके क्या एग्जाम्पल हैं, तो अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से आने वाली प्रकाश का मार्ग टिंडल प्रभाव के कारण ही चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश के मार्ग में आने वाले धूल के कण उसे प्रकीर्णित करते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अति सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत है वो टिंडल प्रभाव या प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसी पर आधारित होता है। जैसे कि आपने देखा है ना, आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, कोई खिड़की कुछ भी नहीं है, हल्का सा एक छेद वहाँ पर हो रहा है ना, तो उस छेद में से रोशनी आ रही, तो आपको उसमें क्या दिखाई देती है कि इस रूम में कितनी धूल है। जस्ट लाइक आप टॉर्च का प्रयोग करते हैं नाइट में, तो उस टॉर्च के आगे या बल्ब के आगे आपको बहुत सारी धूल दिखाई देती है। जो वो दिखाई दे रही है वो टिंडल इफेक्ट के कारण दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पर उसका क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। 2 एग्जाम्पल आपके सामने, अंधेरे कमरे का और अति सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, कोलाइट के विद्युतीय गुण, इसकी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। ठीक है, जिसको विद्युत कण संचलन के नाम से भी जानते हैं। कोलाइडी विलयन के कणों पर धन या ऋण आवेश उपस्थित होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। अतः इस विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर ये आवेशहीन हो जाते हैं और अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव साइड जाएगा, है ना, एनोड, और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव साइड जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये आवेशहीन हो जाएंगे और अवक्षेप के रूप में ये पृथक हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको ये पूरा डिटेल में चाहिए, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पर कवर करवा रही हूँ, लेकिन कोलाइडी से रिलेटेड, कोलाइडी सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, वो मैं आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रही हूँ और इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर रही हूँ। वहाँ से आप, अगर आपको लग रहा है कि इसको पूरा और डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो है आपका पॉइंट है, इसी की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ब्राउनी गति के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ब्राउनी मूवमेंट के बारे में। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टिंडल इफेक्ट है, दूसरा ब्राउनी मूवमेंट है। सन 1827 में अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया और इनके द्वारा ये पाया गया कि निलंबित कण टेढ़े मेढ़े ढंग से सतत गतिमय रहते हैं। ये ब्राउनी गति मतलब ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े करके ये हमेशा गति करते रहते हैं। कोलाइडी विलयन में यह परिघटना अत्यंत प्रभावी होती है, परंतु कोलाइडी कणों का आकार बढ़ने के साथ साथ, कोलाइडी कणों का अगर आकार बढ़ेगा तो उनकी जो स्पीड है वो यहाँ पर कम हो जाती है।
ब्राउन ने इस गति का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जल में निलंबित परागणों के द्वारा अध्ययन करते हुए अवलोकन किया। एक व्यक्तिगत कण का अध्ययन करने पर पता चला, मतलब इंडिविजुअल एक कण का उन्होंने पूरा एनालिसिस किया और उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया कि यह कण सतत तेज गति में रहता है तथा छोटी छोटी सी सीधी रेखाओं में दिशा बदलकर कुछ इस प्रकार से जिगजैग मोशन में ये गति करता रहता है। वास्तविक विलयनों तथा निलंबन में ऐसी कोई प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होती है। ब्राउनी गति उत्पन्न होने का कारण यह है कि कोलाइडी कण पर परिक्षेपण माध्यम के, मतलब जो भी डिस्पर्शन हो रहा है, मतलब जो भी प्रकाश यहाँ पर फैल रहा है, ठीक है। डिस्पर्शन, परिक्षेपण मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन माध्यम के अणुओं के द्वारा असमान टक्करें यहाँ पर होती है, एक कण दूसरे कण से टकराता रहता है। अतः ये कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम से अणुओं की ऊर्जा के तुल्य ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम में अणुओं की अपेक्षा बहुत भारी होता है, अतः उसकी गति माध्यम के अणुओं से काफ़ी कम यहाँ पर रहती है। देखो अभी अपन ने पढ़ा था, जो जितना भारी होगा उसकी स्पीड जो है इतनी ही कम होगी, ठीक है। अणुओं का आकार बढ़ने के साथ साथ उनकी तीव्रता कम हो जाती है। जो कोलाइडी कण है वो भारी होता है ना, तो उसकी तीव्रता, उसकी स्पीड यहाँ पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई देती है। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को देख लीजिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोलाइडी कण जो है समजाति प्रवृत्ति को, सजाति प्रवृत्ति को शो करते हैं। हमने बोला ये गलत है, क्योंकि कोलाइडी कण जो है हेट्रोजीनियस नेचर में होते हैं। नेचर इनका जो होता है हेट्रोजीनियस होता है, विषमांगी होता है। कैसे? कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने होते हैं। जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं ना कि किसको किस में आप मिला रहे हैं, जैसे ठोस को ठोस में मिला रहे हो, ठोस को गैस में मिला रहे हो, गैस को द्रव में मिला रहे हो, गैस को ठोस में मिला रहे हो, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन जो होती है उसी को परिक्षिप्त तथा परिक्षेपण हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये विषमांगी स्वभाव के होते हैं। इनका विषमांगी स्वभाव इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलता है। जैसे एग्जांपल आप ले लें AS2S3 का, जो कि अभी हमने विद्युत वाले में सेकंड नंबर पर लिया था, जो धनावेश और ऋणावेश के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। का जल में कोलाइडी विलयन हो, AS2S3 का अगर जल में कोलाइडी विलयन हो, जहाँ पर आर्सेनियम सल्फाइड जो है AS2S3 जो है, इसके कण परिक्षिप्त अवस्था में पाए जाएंगे तथा जल जो है परिक्षेपण माध्यम में यहाँ पर पाया जाएगा। तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? हेट्रोजीनियस यहाँ पर रहती है। फिफ्थ नंबर पर है स्टेबल प्रवृत्ति। कोलाइडी विलयन की प्रवृत्ति स्थायी रहती है। इसके कण गतिमान अवस्था में रहते हैं तथा पात्र की सतह पर ये एकत्रित नहीं होते हैं। ये कैसे रहते हैं? गतिशील रहते हैं। तीन प्रॉपर्टी और देख लीजिए। फिल्ट्रेबिलिटी, कोलाइडी कण साधारण फिल्टर पेपर से सरलता से गुजारा जा सकता है, क्योंकि इनका आकार जो है फिल्टर पेपर की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, परंतु यह जंतु या वनस्पति झिल्ली से या अल्ट्रा पेपर से आप इसको नहीं गुजार सकते। एक होता है अणुसंख्यक गुणधर्म। कोलाइडी कणों का अणुभार बहुत ही अधिक होता है, अतः प्रति लीटर कोलाइडी कणों की संख्या वास्तविक विलयन से कम होती है एवं विलयन के शुद्ध परिक्षेपण माध्यम से लगभग समान तापक्रम पर ये उबलते तथा जमते रहते हैं। इनके वाष्प दाब में भी जो अवनमन होता है वो नगण्य होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अधिशोषण की। कोलाइडी कणों में अन्य पदार्थों को आकर्षित करके अपने पृष्ठ पर अधिशोषित, मतलब वो भी उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब यहाँ पर कर लेते हैं। कोई भी कण इनके पास आया, अधिशोषण एक प्रकार की पृष्ठीय घटना है। कोलाइडी कण का उपविभाजन अधिक होने से पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है और अधिशोषण की मात्रा यहाँ पर बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे इनका विभाजन होगा, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व दूसरे कणों को यहाँ पर करते रहेंगे, ठीक है। आगे पढ़ लीजिए स्कंदन क्या होता है, कोगुलेशन क्या होता है। विद्युत अपघटन के द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण यदि होता है तो उसको स्कंदन कहा जाता है। यदि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटन की उचित मात्रा मिला दें तो कोलाइडी कणों का आवेश यहाँ पर नष्ट हो जाएगा और कई कण आपस में मिलकर एक प्रकार का अवक्षेप, एक प्रकार का पदार्थ यहाँ पर बना देते हैं। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस को, परासरण दाब को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। कोलाइडी विलयन का परासरण दाब वास्तविक विलयन की तुलना में बहुत ही कम होता है। यदि वास्तविक विलयन को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करना है तो कणों की संख्या में कमी आती है एवं परासरण दाब भी उनका यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई कोलाइडी विलयन से रिलेटेड। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं लिंक पिन कर रही हूँ, वेबसाइट पर जाकर आप इसको पूरा डिटेल में एक बार देख लीजिएगा और इसके क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। यस, एक बार से क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, आंसर करिए। 16 का आंसर क्या होना चाहिए, एक बार से पढ़िए इसको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए एक ट्रेसर के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक समस्थानिक की पहचान करना है, ठीक है। आपको याद होगा हमने समस्थानिक, समभारिक यानी आइसोटोन, आइसोटोप क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो अब आपको यहाँ पर एक ऐसा समस्थानिक बताना है, एक ऐसा आइसोटॉप बताना है जिसका प्रयोग रक्त का थक्का पता लगाने के लिए एक ट्रेसर के रूप में आप कर सकते हैं। कौन है वो? सोडियम 24 है। आप इसका प्रयोग यहाँ पर इस चीज़ में कर सकते हैं। बाकी सबका प्रयोग भी दूसरी जगह होता है, तो किसका प्रयोग किस जगह होता है ये एक बार से अपन देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम के बारे में देख लेते हैं, है ना। ये एक रासायनिक तत्व है, आवर्त सारणी में प्रथम मुख्य समूह का दूसरा एलिमेंट इसको माना जाता है। इस समूह में धातु गुण विद्यमान है। प्राकृतिक सोडियम के 3 समस्थानिक 22 Na, 23 Na, 24 Na और प्रकृति में लगभग जो मोस्टली जो है 23 Na यहाँ पर पाया जाता है। 23 समस्थानिक यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब यूरेनियम 235 के बारे में देख लीजिए, है ना, ऑप्शन में था ना Ur-235, ठीक है। आमतौर पर इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों के ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका नाभिक तब अत्यंत अस्थिर हो जाता है जब यह गतिमान न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। यह 2 में विभाजित हो जाता है और बड़ी ही मात्रा में जो ऊष्मा है, ऊर्जा जो है उसको यहाँ पर उत्सर्जित करता है। ये एक प्रकार की श्रृंखला प्रतिक्रिया है और इसमें परमाणु का विखंडन आप इसको बोल सकते हैं। यूरेनियम 235 बेसिकली परमाणु का विखंडन है, ठीक है। अब पढ़ लीजिए आयोडीन 131 क्या होता है। बेसिकली जो आयोडीन 131 है, थायराइड ग्रंथि के कुछ रोगों के इलाज में, जिनको थायराइड हो जाता है उनके इलाज के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 व्यापक रूप से थायराइड की इमेजिंग और थायराइड कैंसर और अन्य असामान्य स्थितियों जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म के इलाज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह असामान्य यकृत समारोह, वृक्क, किडनी, रक्त प्रवाह और मूत्रपथ की जो रुकावट हो जाती है उसमें जो है उसके इलाज के लिए हम लोग आयोडीन के 131 समस्थानिक का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। एक और ऑप्शन में आपके सामने था कोबाल्ट 16। तो ये सबसे अधिक इस्तेमाल में आने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अच्छा भी है लेकिन इसके बहुत नुकसान भी, इससे बहुत लोग बीमार भी पड़े थे। कुछ भोपाल की ही ऐसी एक घटना भी आई थी सामने, है ना, इसका रिसाव हो गया था, कुछ ऐसा ही कुछ रीज़न था। प्राकृतिक तौर पर पाया जाने वाला कोबाल्ट अपनी प्रकृति में जो है स्थायी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन कोबाल्ट 16 का एक मानव निर्मित रेडियो आइसोटोप भी अवेलेबल है जिसको कमर्शियली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका वर्षकाल 52 होता है। कोबाल्ट 16 परमाणु संयंत्रों की क्रिया से बनने वाला एक बाय प्रोडक्ट होता है। कोबाल्ट 16 कई कामों में आता है, जिसमें कैंसर का उपचार से लेकर इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी इमारत के ढांचे में कमी का पता लगाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चिकित्सा संबंधी उपकरणों की स्वच्छता के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, उनको क्लीन करने के लिए। मेडिकल रेडियोथेरेपी, लेबोरेटरी इस्तेमाल में रेडियो एक्टिव सोर्स, फूड और ब्लड एरिडिशन जो कार्य होते हैं, इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक बार और आ जाते हैं। हमसे पूछा गया था रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 जो होता है विखंडन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 थायराइड जो बीमारी हो जाती है, ठीक है, उसमें उसके उपचार में हम लोग प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 जो है कई सारे इसके यूज़ है, कई जगह आप इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। लोहे और वाष्प अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद यहाँ पर क्या है जो लोहे और वाष्प की अभिक्रिया से बनता है? FeO, FeH, Fe2O3, Fe3O4। तो लोहा और वाष्प की अभिक्रिया करनी, मतलब ये हम लोग बोल रहे हैं शायद जंग लगवाने वाली एक्टिविटी बोल रहे हैं हमसे, ठीक है। तो हम लोग वो रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, रस्ट बनने वाली। आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म एन आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, दिस रिएक्शन एज फॉलो। अगर हम लोग देखें आयरन के यहाँ पर 3 अगर परमाणु मिल चुके हैं, जो जल है उसके 4 मिले, तो इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। Fe3O4 प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। तो मतलब जो आपका आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, Fe3O4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, Fe3O4 आपका आंसर हो जाएगा। वाष्प से हमने अभिक्रिया करवा दी, मतलब जल से अभिक्रिया करवानी थी हमको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। उसमें जो हम लोग करते हैं रस्ट वाले में, उसमें ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करवाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की भूमिका कैसे होती है, अपघटक जो है किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। वे कार्बनिक यौगिकों पर कार्य नहीं करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में तोड़ देते हैं, सरल कार्बनिक में तोड़ देते हैं, कार्बनिक को अकार्बनिक में तोड़ देते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। क्या आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? देखो बेसिकली जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी उनके द्वारा यहाँ पर करी जाती है, वो किस तरीके का रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। देखो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, डिकम्पोजर्स के द्वारा किया जाता है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा।
18 हो गया। 19 को देखिए, द लाइटनिंग एरेस्टर हेल्प, जो तड़ित होती है, जो लाइटनिंग रोधक होते हैं, ये किस चीज़ में प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तड़ित के समय विद्युत आवेशों को संग्रहित करने में, विद्युत आवेशों को वायुमंडल में छोड़ने पर, बादलों में आवेशों के उत्पादन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बादलों में आवेशों के उत्पादन से बचने में आप इसका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 का? अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी मिसिंग है और वही आपका आंसर है वैसे। ठीक है, ये तीनों आंसर तो इनकरेक्ट हो गए। बेसिकली ये क्या करता है, जो भी विद्युत आवेश आ रहे हैं, मतलब जो भी बिजली चमक रही है, अगर वो हमारे घर के ऊपर गिर जाती तो जितने भी विद्युत आवेश हैं उसको भूमि में स्थानांतरित करने में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते। तो ऑप्शन नंबर डी था, वो ही आपका आंसर था। स्थानांतरण के लिए आपने देखा होगा ना कि जब भी कोई नया घर वगैरह बन रहा है तो हम लोग उस पर इस प्रकार से एक डंडा प्रयोग करते हैं, तो वो तड़ित रोधक होता है। बेसिकली वो क्या करता है, जब भी बिजली वगैरह चमक रही है और इनकेस अगर वो हमारे घर के ऊपर आती है तो सारे विद्युत जो आवेश हैं वो डायरेक्टली भूमि में हो जाएंगे, मतलब अर्थिंग के लिए आप उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। 20 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? इससे पहले मैं 2 बार करवा चुकी हूँ, मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन हम लोग एक सेशन में कर चुके हैं फिजिक्स की क्लास में। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपको रिवाइज आपने किया तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 30 दिनों के एक महीने में 30 दिन वाला है। प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 5 वॉट के 10 बल्बों के प्रयोग से किलोवाट घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत की जा सकती है? अब एक क्वेश्चन मैंने आपको 5 वॉट का करवाया और एक क्वेश्चन अपन ने 50 वॉट वाला किया हुआ है। 50 वॉट के 10 बल्ब, क्वेश्चन पूरा यही था, 30 दिन वाला ही था। क्वेश्चन में एक बार 50 वॉट की बात करी गई थी और एक बार 5 वॉट की बात करी गई है। सॉल्व करिए, कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखो, अगर आप जैसे सॉल्व करना चाहे डायरेक्टली, अगर आपको चीज़ें दिख रही है तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। एक दिन में कितना चल रहा है? 10 घंटे चल रहा है। ठीक है, कितने बल्ब चल रहे हैं? 5 वॉट के कितने बल्ब चल रहे हैं? 10 बल्ब यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, ये एक दिन की बात हो गई। हमको इसको कितने दिन तक चलाना है? हमको इसको 30 दिन तक चलाना है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एक दिन हटा दो या फिर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1 to 1 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये सही हो गया। एक महीने में 30 दिन यहाँ पर हो गए। प्रतिदिन 10 घंटे के हिसाब से 5 वॉट के 10 बल्बों का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 या 15 हो गया, 15,000 वॉट हो जाएगा। ठीक है, 3 0 हम लोगों ने लगा दी, 15,000 वॉट यहाँ पर हो गया। और हमको आंसर जो है किलोवाट में निकालना है, तो किलोवाट में 1 वॉट में जो है 1 किलोवाट में 1000 वॉट यहाँ पर होते हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा? 15 किलोवाट आपका आंसर हो जाएगा, 15 किलोवाट आर, ऑप्शन नंबर 1। और अगर आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करना है तो आप डिटेल में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 by 1 लाइन बाई लाइन लिख लें। एक 5 वॉट का बल्ब 1 घंटे में कितनी सप्लाई देता है, कितना पावर देता है? 5 वॉट आर देता है। तो 10 बल्ब कितने देंगे? 5 × 10 50 दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है 10 घंटे, एक दिन में 10 घंटे चल रहा है, तो 30 दिन में कितना चलेगा? 300 घंटे चलेगा। ये चला दिया भाई 300 घंटे। अब इस 50 का 300 में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15,000। और जस्ट बिकॉज हमको पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट आवर होते हैं, तो हमने 1000 को यहाँ से किलो से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका 50 के लिए था, तो यहाँ पर हमने बस यहाँ पर जो लिखा है 5 वॉट का बल्ब था। ठीक है, तो बस उसको कन्वर्ट कर दो आप 50 वॉट के बल्ब में, जहाँ भी 5 है वहाँ 50 हो जाएगा, तो आंसर आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन किए थे, दोनों बिल्कुल सेम थे। अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो बिना ऐसे लिखे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, सब कुछ चीज़ें आपके सामने ही होती है। ठीक है, 30 दिन है, 10 घंटे, 5 वॉट है, 10 बल्ब है, मल्टीप्लाई कर दो। अगर नॉर्मल लिखा होता तो 15,000 हम लोग कर देते, 15,000 आर हम लोग कर देते, लेकिन यहाँ पर किलो में बताना है तो 15 किलोवाट आर हम लोग बता सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक बेसिक है, इसी का एक एडवांस वर्जन एक एग्जाम में पूछा गया था। पहले बेसिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको बस बहुत ही ईजी वे में सूत्र की गणना करनी है, इकाई द्रव्यमान की आपको गणना करनी है। और इसने इतना आसान किया हुआ है, इसने सारी वैल्यूज़ दे रखी है, मतलब मोस्टली जो दूसरी एग्जाम्स होती है उसमें देते नहीं है ये वैल्यू, उसमें आपको याद होनी है। ठीक है, Mg की वैल्यू 24 दे रखी है, सल्फर की 32 दे रखी है, ऑक्सीजन की 16 दे रखी है, हाइड्रोजन की 1 यूनिट दे रखी है। तो बस क्या करना है, आपको सॉल्व ही करना है, वैल्यूज़ ही पुट करनी है। केमिस्ट्री में हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, MgSO4 7H2O की वैल्यू आपको निकालनी है। Mg की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। कैसे रखते हैं? Mg की वैल्यू 20 है, सल्फर की वैल्यू कितनी है? 30 है। ठीक है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 16 है, इंटू 4 हम लोग कर लेंगे, है ना, क्योंकि O4 है। प्लस कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। पता है ये वैल्यू तो याद ही हो गई, क्योंकि उस दिन हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था काफ़ी लेंदी था, तो अपन ने MgSO4 7H2O की वैल्यू याद कर ली थी, 246 होती है। चलो पहले सॉल्व करते हैं। 7H2 मतलब 1 × 2, ठीक है,
प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व ही करना है आपको, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 + 32 एक बार वो लिख लेते हैं, प्लस 64 प्लस 7, 16 और 2 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 18 × 5 = 90, 18 × 108, 18 7 126 है ना। तो 18 7 हम लोग 126 लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, क्योंकि H2O की वैल्यू 126 होती है। ये अगर आपसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा होता कि H2O की वैल्यू कितनी होती है, 7 H2O की, तो 126 हो गई, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है H2O की वैल्यू कितनी होती है, तो H2O की वैल्यू होती है 18 पर मोल, है ना। क्लियर है। तो बस आपको क्या करना है, बस इसको सम ही करना है, और इसको सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 + 32 + 64 + 126, 6 4 10, 2 12 और 4 16, ठीक है। 3 2 5 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24, 246 ये आपका आंसर हो गया। ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं था। बस जैसे बच्चों को बोला जाता है वैल्यू पुट करो, वैसे वैल्यू पुट कर दी, Mg की कर दी, सल्फर की कर दी, ऑक्सीजन की कर दी। 4 है तो इंटू 4 कर दिया। 7 बाहर लिखा हुआ है H2O के, मतलब इन दोनों में 7 जो है मल्टीप्लाई करना है। H की वैल्यू 1 है, 1 × 2 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू 16 है, 16 कर दिया। जब इसको जोड़ा 246 आ गया। लेकिन ये तो बहुत ईजी था। एक क्वेश्चन और है, इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन है 246। क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन एप्सम सॉल्ट, यानी कि जो सेंधा नमक होता है उसमें जो है आपको परसेंटेज निकालना है किसका, वाटर का। मतलब ये जो H2O है इसका परसेंट निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहले तो MgSO4 का इकाई द्रव्यमान निकालोगे, तो हमने अभी निकाला, वैसे आपने 246 निकाल लेना है। अब इसमें जो H2O है वो कितना है, 7 H2O जो है, H2O के कितने 7 हैं, 7 अणु है, तो 7 H2O की वैल्यू अभी आपने पीछे से निकाली थी 7, 2 + 16 मतलब कितना है 126 है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 126 अब डिवाइड बाय टोटल विलियन की वैल्यू कितनी है 246 से, इंटू 100 आप यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वाटर का परसेंटेज आपको निकल कर आ जाएगा 51.2। देख लीजिए एक बार से, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। हमको क्या बोला H2O का, ऐसे अगर वो किसी का भी बोल देता है, जस्ट लाइक सल्फर का निकालो, सिर्फ बोल देता ऑक्सीजन का निकालो, आप किसी का भी निकाल सकते हो। जो भी वैल्यू आई है, ऑक्सीजन की वैल्यू इसके अंदर कितनी है, ऑक्सीजन की देख लो, O4 मतलब 64, 16 × 4 प्लस इधर कितनी है 7 है, 7 × 16, 16 16 7 112 होता है। 67 + 112 डिवाइड बाय 246 इंटू 100 आप कर देते, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आता है। जिसका भी परसेंट बोले आप किसी का भी परसेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। हमको बोला जल का निकालो, हमने ठीक है जल का निकाल लेते हैं। 7 H2O की वैल्यू कितनी आई थी, ये ब्रैकेट में लिखी हुई है 7 H2O की वैल्यू 126। आप चाहे तो इंडिविजुअल अलग से निकाल कर देख लो, 126 आएगा, 126 डिवाइड बाय 246। अच्छा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है ना, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना, कि 7 H2O, तो उन्हें याद कर रखा है कि H2O की वैल्यू इतनी है ना, 18 होती है तो 18 का 7 में मल्टीप्लाई कर लिए। MgSO4 की वैल्यू इतनी होती है तो उसमें उसका मल्टीप्लाई करके आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बंदूक से गोली दागे जाने पर निर्धारित लकड़ी के बोर्ड पर गोली घुस जाती है, गोली की गतिज ऊर्जा मुख्य रूप से किसमें परिवर्तित होगी। बंदूक से गोली दागी गई है, लकड़ी का एक कार्डबोर्ड है उसके अंदर जाकर घुस चुकी है, तो गोली में जो ऊर्जा परिवर्तित हुई है, जो गतिज ऊर्जा है गोली की, वो किस में कन्वर्ट हुई है। उष्मीय ऊर्जा के अंदर लकड़ी के बोर्ड की गतिज ऊर्जा, मतलब लकड़ी का बोर्ड गतिज करने लग गया है। ध्वनि ऊर्जा के अंदर, या ध्वनि और उष्मीय ऊर्जा के, जब भी बंदूक से गोली को छोड़ा जाता है तो एक तो ध्वनि आती है, मतलब ध्वनि ऊर्जा तो बन रही है, साउंड एनर्जी तो बन रही है, और साथ ही उष्मीय ऊर्जा भी यहाँ पर कन्वर्ट होगी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। एक धूप वाले दिन में जब वायुमंडलीय तापमान 37 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, तो एक कार के अंदर का तापमान जो कि खुले मैदान में खड़ी है क्या होगा। मतलब बाहर आज का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री सेल्सियस है। अब मेरी कार जो है बेचारी बिल्कुल धूप में खुले मैदान में खड़ी हुई है, तो उसका टेम्परेचर 37 के बराबर या अधिक होगा, बराबर होगा, 37 से अधिक होगा या 37 से कम ही होगा। तो आपने देखा है कि जब भी आप दिन में कहीं मार्केट वगैरह गए, आपने मार्केट में कार को पार्क कर रखा है, कार के अंदर आकर बैठते हैं तो बाहर से भी ज़्यादा गर्मी आपको कार के अंदर लगती है, मतलब टेम्परेचर आपको 37 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा मिलेगा। अब रीज़न समझ पा रहे हो ऐसा आपके साथ क्यों होता है। आप लोगों को बाहर गर्मी लग रही है तो आप क्या सोचते हो, चलो कार में जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ एसी ऑन कर लेंगे। लेकिन जब कार में जाकर आप बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बाप रे क्या आग लग रही है कार के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो
सन रेज सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, धूप वाले दिन में आपने कार को जो है खुले मैदान में छोड़ दिया, मतलब पेड़ की छांव में नहीं छोड़ा है, किसी छाया में नहीं छोड़ा है, खुले मैदान में छोड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर कार अगर मेरी खड़ी है, उसके ऊपर धूप गिर रही है, उसके ऊपर कंटिन्यूस सब जगह से धूप उसके ऊपर गिर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कांच वगैरह हो गए, वहाँ से रोशनी तो लाइट जो है वो अंदर तो चली जाएगी, लेकिन हमने कांच वगैरह सब लगा रखे तो वो बाहर नहीं आ पाएगी, तो वो जितनी भी गर्मी है वो अंदर ही स्टोर, कार के अंदर ही स्टोर होकर रह जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कार के अंदर का तापमान बाहर 37 है, तो अंदर क्या हुआ, सारी जो किरणें थी कांच की वजह से जो है अंदर चली गई, लेकिन अब वो बाहर नहीं जा पा रही है, सब कार के अंदर हो गई, तो टेम्परेचर जो क्या होगा 37 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 37 यहाँ पर होगा, कभी बाहर 37 और अंदर 37 नहीं होगा, मोर देन 37 ही यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। एक फिलामेंट बल्ब यानी कि जो तंतु बल्ब होता है, जो हमारे लाइट के बल्ब होते हैं, विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। फिलामेंट बल्ब जो होता है, जो पुराने समय में हम लोग को पीली लाइट वाले बल्ब देखते थे, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, एक तो उससे हमको रोशनी मिल रही है, मतलब लाइट एनर्जी मिल रही है, साथ ही वो बल्ब भी गर्म हो जाता है, तो लाइट और हीट एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है ना, अल्वा एडिसन वाला। प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में वो यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, ये भी अभी परसों के सेशन में ही हुआ था। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन मैथेन। मैथेन के अंदर जो कार्बन की वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो कितनी होती है। ऐसा हमने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, हमने देखा था इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26 को देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या एक मिश्रित एनहाइड्राइड है। ठीक है, मिश्रित एनहाइड्राइड क्या होगा, CO2 होगा, N2O5 होगा, SO2 होगा, NO2 होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। अब ये NO2 कैसे हुआ, एक बार से देख लीजिए। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए मिक्स एनहाइड्राइड होते क्या है, तो मिश्रित एनहाइड्राइड या डबल एसिड एनहाइड्राइड वह यौगिक है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके 2 अम्लीय एनहाइड्राइड का निर्माण करते हैं, मतलब पानी के साथ अभिक्रिया करके वो 2 एनहाइड, इसीलिए उसको मिक्स या डबल बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, जस्ट एन एग्जांपल, नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड एसिड एनहाइड्राइड है ना, नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड एसिड एनहाइड्राइड है, अर्थात वे 2 नाइट्रोजन युक्त ऑक्सी अम्ल बनाने के लिए पानी के साथ क्या प्रतिक्रिया करते हैं, 2NO2 + H2 हो गया। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएं तो एक तो HNO3 बन जाएगा और एक बन जाएगा HNO2। तो ये दोनों क्या है, मिश्रित एनहाइड्राइड है, मतलब एक तत्व ने यहाँ पर 2 तत्वों को दे दिया है ना, NO2 ने यहाँ पर HNO3 दे दिया है, HNO2 दे दिया है, इसी को बोला जाता है मिश्रित एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से क्या अनाज भंडारण के नियंत्रण की विधि नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ये हमने इसमें भी कर रखा है पर्यावरण में। चलिए क्या आंसर होगा, बहुत इजी आंसर है इसका तो रासायनिक विधि है ना, फ्यूमिगनेशन, धूनी करना, मतलब धुआं आप कर रहे हैं, खनिज तेल जैसे पादप उत्पादों का प्रयोग करना, या फिर सांस्कृतिक कल्चर विधि आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। देखो हम लोगों को अनाज का भंडारण करना मतलब लंबे समय तक हम उनको नमी, जानवरों, कीड़े मकोड़े, कीट वगैरह सबसे बचा कर रखना है। तो आप केमिकल मेथड, कोई भी केमिकल डालकर उसको सुरक्षित रख सकते हैं जो स्पेसिफिक प्रयोग किए जाते हैं। धुनी आप कर सकते हैं, खनिज तेल जैसे पादप उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्लांट प्रोडक्ट, ऑयल वगैरह हो गया, चीड़ वगैरह, इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई कल्चर मेथड नहीं हो सकती जिसकी वजह से आप लंबे समय तक अपने अनाज को अनाज भंडार गृह में जाकर सुरक्षित रख सकते हैं। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। इसमें से जैविक घटक कौन सा है। सजीव वही एयर, वाटर, सॉइल और लिविंग थिंग्स। जो सजीव वस्तुएं हैं वही क्या कहलाती है, जैविक घटक कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के पास चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं आपसे पूछूं विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव आपको कैसे देखने को मिलेगा, जब विद्युत प्रवाह का उपयोग एक चुंबक उत्पन्न करने में किया जाता है ना। एक मैग्नेट से जो है आप इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेट यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आप वहाँ पर मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक केटली में ऊष्मा उत्पन्न आप कर रहे हैं, ठीक है, हीट उत्पन्न कर रहे हैं। बिजली के बल्ब का उपयोग करके आप प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं,
ठीक है, धारा से, पानी से धारा प्रवाहित करके H2 और O2 का उत्पादन कर रहे हैं। मतलब पानी से जो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उत्पादन कर रहे हैं। डेफिनेटली यही क्या है, एक रासायनिक इक्वेशन यहाँ पर है। इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इनटू अ यूनिट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस बोला जाता है, कहाँ पर ये कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर इस प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है, जहाँ से हम लोग पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देते हैं। H2O में से हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। किस में किया, इलेक्ट्रोलाइजर में किया। प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कहलाती है। देख लीजिए इसका डायग्राम, देख लीजिए आप एक बार से। रबर स्टॉपर है, ग्रेफाइट रोड है, हाइड्रोजन वाटर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। नमक और कपूर को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले घटकों के गुणधर्म को बताना है। मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप नमक और कपूर को यहाँ पर अलग कर सकते हैं। अगर मैं सेपरेशन फनल ले लूँ कि एक में नमक निकल जाए, एक में कॉपर अलग हो जाए, ठीक है। मैं चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक सेपरेशन कर दूँ ताकि जो है नमक और कपूर अलग हो जाए। सेडिमेंटेशन में उनका अवसादन कर दूँ, नमक ऊपर और वो नीचे तली में बैठ जाए, ठीक है, ऐसा कुछ कर लूँ। या सब्लिमेशन करूँ, मुझे पता है कि कपूर उड़ जाएगा, तो सब्लिमेशन की प्रोसेस में क्या होगा, कपूर हवा में उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। खोज, आविष्कार, नियम, सिद्धांत सभी किस चीज़ से संबंधित है। कोई डिस्कवरी हो रही है, कोई इन्वेंशन हो रहा है, कोई लॉज हो रहे हैं, कोई थ्योरीज की बात हो रही है, ये सब के सब किस में आते हैं, स्टडी ऑफ साइंस के अंदर आते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि ये स्टडी ऑफ साइंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 32, न केवल निर्माणात्मक बल्कि योगात्मक आकलन भी निम्न के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगी कि आप 6 PM वाली जो CDP की क्लास होती है उसको ज्वाइन करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है, जो सब्जेक्टिव पेडागोजी होती है, वो सबके सब हम लोग 6 PM में भी करते हैं, क्योंकि सबके सब बाल विकास का ही जो हमारी सब्जेक्टिव पेडागोजी है वो सबके सब उसी से पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट को आप एज अ फॉर्मेटिव मीडियम भी ले सकते हैं और एज अ समेटिव भी ले सकते हैं। फॉर्मेटिव टाइम टू टाइम बच्चों का फीडबैक दे रहे हैं और साथ ही फाइनल रिजल्ट की तरह भी आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 को देखिएगा। स्टडी विधि का यह दोष होता है कि केस स्टडी विधि का यह दोष होता है कि ये कभी प्रदान नहीं करता है जनरलाइजेशन, कंक्लूजन, कैटेगराइजेशन या फिर एसिमिलेशन। तो स्टडी विधि का सबसे बड़ा, केस स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये कभी भी आपको जनरलाइजेशन नहीं देता है। जनरलाइजेशन क्यों नहीं देता है, मतलब आपने जो है उस व्यक्ति का, उस बच्चे का केस स्टडी किया, मतलब पूरा हिस्ट्री उसका निकाल लिया, उसके घर वालों का हिस्ट्री निकाल लिया कि चीज़ें ये क्यों हो रही है, बच्चा ऐसी एक्टिविटी क्यों हो रहा है, तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो कभी भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा। सीसी के बारे में एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। निम्नलिखित में से कौन सी सतत व व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यह छात्रों की मौजूदा अवधारणा के बारे में जानने में शिक्षक की सहायता करता है। लगातार परीक्षण और परीक्षा सम्मिलित है। एक ही मानदंड का बार बार आकलन किया जाता है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। इन चारों में से नेगेटिव केस क्या है, इसमें बार बार जो है एग्जाम ली जाती है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि इसमें बार बार जो परीक्षा और एग्जाम नहीं लिए जाते। सतत मतलब लगातार बच्चों का आप असेसमेंट करते रहे, लेकिन बार बार उनकी एग्जाम नहीं लेंगे, है ना, टेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो सी आंसर जो है आपका बी आंसर, इसमें लगातार परीक्षण और परीक्षा सम्मिलित है, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं 35 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक प्रश्न नहीं है। पानी का घनत्व कितना है, ये एक वैज्ञानिक प्रश्न है। हम अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र का अर्थ क्या है और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आसमां है नीला, नीला क्यों। चलो बताओ आंसर क्या होगा। ये तो देखो एक वो वाला क्वेश्चन हो गया ना, सोशल साइंस वाला, पॉलिटी से रिलेटेड। धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सेक्युलर रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी सारे आपके साइंस के ही क्वेश्चन है ना, वैज्ञानिक प्रश्न ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। एक औपचारिक घटना जहाँ कई विशेषज्ञ अपने भाषण देते हैं किस रूप में जाना जाता है। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाया गया है, बहुत सारे जानकार लोगों को बुलाया गया है, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, आपसे बातचीत हो रही है। लेबोरेटरी में बुलाओगे उनको, संगोष्ठी सिंपोजियम पर बुलाओगे, एक्सपोजिशन प्रदर्शनी में बुलाओगे, वर्कशॉप में बुलाओगे, तो डेफिनेटली आप उनको सिंपोजियम में बुलाएंगे, है ना, जहाँ पर वो आपको कुछ लेक्चर दे रहे हैं, आपसे कोई बातचीत हो रही है, आपको कोई नई चीज़, नई इन्वेंशन, नई डिस्कवरी के बारे में बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपोजियम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखिएगा। उस उपग्रह का नाम क्या है जिसमें भारत के टेलीविजन आधारित शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से भूस्थैतिक कक्षा में रखा गया है, ठीक है। टेलीविजन के लिए जो शिक्षा से रिलेटेड जो है
जो चैनल चलते हैं उसके लिए एक अलग से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, एडुसेट। एडू मतलब वो एजुकेशन वाला, ठीक है। तो एडुसेट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। अंतर्विधि संकरण का मतलब क्या होता है? इंटरवेल्टल जो हाइब्रिड प्रोसेस हम लोग करवाते हैं उसका मतलब क्या है? पौधे के विभिन्न प्रकार के बीच में क्रॉसिंग करवा रहे हैं, भिन्न प्रजाति के बीच में क्रॉसिंग करवा रहे हैं, आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से विभिन्न पौधों के बीच में क्रॉसिंग करवाई जा रही है, एक ही वंश के दो भिन्न प्रजातियों के बीच में क्रॉसिंग यहाँ पर करवाई जाए। देखो मेंडल का जो हमने नियम पढ़ा था जब हमने बायो की क्लास करी थी, तो उसमें हमने इसी प्रकार के कुछ प्लांट्स के बारे में देखा था जहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से संकरण की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे थे। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 38 का? यस, बताइएगा क्या आंसर कंप्लीट, क्या आंसर यहाँ पर सही होगा। पौधे के विभिन्न प्रकार के बीच में संकरता हम लोग करवाते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं, है ना, उनके बीच में हम लोग यहाँ पर क्रॉसिंग करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट यहाँ पर बनेगा। तो पौधे के विभिन्न प्रकार के बीच में संकरता करवाना क्या कहलाता है? अंतर्विधि संकरण यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। सभी के लिए प्रभावी विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए आकलन मानकों की आवश्यकता होती है। कक्षा में विज्ञान शिक्षकों के द्वारा विज्ञान के शिक्षण का आकलन करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? मतलब एक नेगेटिव केस आपको बताना है। शिक्षक के माता पिता का दृष्टिकोण कैसा है? विषय में छात्रों की प्रदर्शन रिपोर्ट कैसी है? शिक्षक पर छात्रों की प्रतिक्रिया कैसी है? और अन्य विद्यालयों के विज्ञान शिक्षक के बारे में राय कैसी है? ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन रॉन्ग है। एक तो टीचर के पेरेंट्स का दृष्टिकोण कैसा है ना, वो चीज़ यहाँ पर मैटर नहीं करती है, और साथ ही अन्य विद्यालयों की विज्ञान शिक्षक के बारे में क्या राय है, मतलब वो टीचर को लेकर क्या सोचते हैं, ये चीज़ भी मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही आंसर करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39 प्रीवियस ईयर पेपर का है। क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर मिस्टेक है दोनों के अंदर, क्योंकि बच्चों का प्रदर्शन मैटर करता है, जो टीचर का फीडबैक है वो मैटर करता है ना, स्टूडेंट्स फीडबैक ऑन द टीचर वो भी मैटर करता है, लेकिन ए एंड डी मैटर नहीं करेंगे। चलिए, वायु निर्माण को प्रभावित न करने वाले कारक यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से जो वायु का निर्माण हो रहा है वो प्रभावित नहीं होगा? पर्वत श्रृंखला की उपस्थिति, समुद्र महासागरों की उपस्थिति, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में वातावरण का असमान तापमान, या फिर पृथ्वी का घूर्णन। कौन सी चीज़ वायु निर्माण को प्रभावित नहीं करती है? ठीक है, तो समुद्र और महासागरों की उपस्थिति जो है ना, जो सीज हैं, जितने भी ओशंस हैं, इसकी वजह से वातावरण मतलब वायु निर्माण जो होगा वो अफेक्ट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले, नेक्स्ट पार्ट आपका थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।